हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी करना है इसमें दैट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इसमें हम दो पहले ही स्टडी कर चुके हैं। दैट इज जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट, एंड सेकेंडली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द एटम्स, masses ऑफ एटम्स, एंड थर्डली वो आपके पास डिपेंड किसके ऊपर करता है, दैट इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी में हमने कॉन्टिन्यूटी में क्या है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें आएगा दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। सो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में। उसमें हम क्या करते हैं कि जब आपके पास एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसमें जो नेबरहुड में सब्सटेंस प्रेजेंट है उसमें आपके पास क्या है जो चेंज आता है, उसकी वजह से जो ओवरऑल फ्रिक्वेंसी है उसके अंदर भी क्या आता है, चेंज आता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जैसे आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं वो आपके पास कौन कौन से होते हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, एंड रेजोनेंस इफेक्ट। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो माइनस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। अब इसके भी क्या है, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे इसका क्या या फोर्स कांस्टेंट पे इसका फर्क पड़ता है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर जो हमने स्टडी करना है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो आपके पास एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसकी विसिनिटी में जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप के पास क्या इफेक्ट होता है, एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। सो जब ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप की विसिनिटी में प्रेजेंट होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी एंड दैट्स वाई फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा एंड फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज 1/2πc √k/μ। तो अगर ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस है वेव नंबर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के साथ बात करते हैं कि अगर आपके पास इस टाइप की एल्डिहाइड है तो इस केस में क्या कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसी के साथ अगर मैं एक क्या है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हूँ मिथाइल ग्रुप में, तो एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या होगा प्रेजेंट, जो क्या करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इस बॉन्ड लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पर आपके पास एग्जैक्टली डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में फोर्स कांस्टेंट बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी किसकी, CO बॉन्ड की, एंड दैट्स वाई जो फोर्स कांस्टेंट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट्स वाई जो वेव नंबर है ये जो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज। अगर हम बात करें कि दोनों ही ग्रुप को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, मिथाइल ग्रुप के साथ, दोनों का ही क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड करेक्ट है इसको ये अगेन क्या करेंगे, कम करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर अगेन जो बॉन्ड लेंथ है वो और क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, एंड दैट मीन्स जो फोर्स कांस्टेंट है वो और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा एंड जो वेव नंबर है और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अगेन क्या हो जाएगी, एक ग्रेटर एक्सटेंट से यहाँ पर डिक्रीज होते हैं। दैट इज जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो जो एब्जॉर्प्शन आती है दैट इज एट 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। इस केस में अब ये वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड करेक्टर इसका समवट कम हो जाता है, तो दैट इज 1745 सेंटीमीटर इनवर्स, और इस केस में तो और भी कम हो जाएगी, दैट इज 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये है इसमें यहाँ पर क्या आता है रीजन। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है, दैट बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस implies bond strength decreases implies force constant decreases implies decrease in absorption frequency and wave number, that is nu bar। तो ये आपके पास इफेक्ट है ड्यू टू दी प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट इसी में आपके पास जो आएगा दैट इज माइनस आई इफेक्ट। अब अगर आपके पास एक पर्टिकुलर ग्रुप या बॉन्ड के विसिनिटी में क्या हो जाता है, एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है जिसका क्या करेक्टर है, माइनस आई, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो वहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर को क्या करेगा, ज्यादा करेगा, मतलब बॉन्ड लेंथ शॉर्ट कराएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी या वेव नंबर हायर आएगा। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अगर हमने बात करनी है एसीटोन की, तो इस केस में क्या देखो दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो वैल्यू कम आएगी, जैसे यहाँ पर आई थी दैट इज 715 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर हम क्या करें यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3,
इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लगा दे, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप लगा देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा। सो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, बॉन्ड लेंथ यहाँ पर डिक्रीज करेगी, मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर ही रहेगा। इम्प्लाइज जो फोर्स कांस्टेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, वो भी क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। इम्प्लाइज फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेव नंबर है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर हम दोनों जो मिथाइल ग्रुप है उसके साथ ही क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, तो उस केस में तो वैल्यू और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी Cl आ जाए, तो इस केस में इनका क्या हो जाएगा, विदड्रॉइंग नेचर। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसमें, सो बॉन्ड लेंथ अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, मतलब K की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी या फिर आपके पास जो वेव नंबर है वो आपके पास क्या करेंगे, और एक अमाउंट से क्या जाते हैं, ज्यादा इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो आती है वैल्यू वो आती है 1725 सेंटीमीटर इनवर्स, और इस केस में आती है दैट इज 1740 सेंटीमीटर। तो देखो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने से, जिनका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, तो कितने ज्यादा एब्जॉर्प्शन बैंड की वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो रिजल्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, electron withdrawing inductive effect having group leads to decrease in bond length, employs increase in force constant. Why? Because of increase in bond strength. Bond strength जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा फोर्स कांस्टेंट implies a very increase in the frequency and the जिस भी टर्म में हम पढ़ रहे हैं उसमें आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर इंक्रीज आएगा एब्जॉर्प्शन बैंड। सो दैट मीन्स क्या है, हमने यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला है, दैट की जो प्लस आई इफेक्ट होता है दैट लीड्स टू स्मॉलर वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, एंड जो माइनस इफेक्ट होता है दैट लीड्स टू हायर वेव नंबर। बेसिकली हम IR को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ही पढ़ते हैं। सेकेंड जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में फैक्टर आता है दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट, दैट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। तो जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसका भी क्या एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी पे या फिर किस पे, वेव नंबर पे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें तो जो कॉन्जुगेशन है वो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को क्या करती है, लो करती है, क्योंकि उस केस में आपके पास क्या डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, पर्टिकुलर ग्रुप की कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एसीटोन की, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस केस में आपको पता है ये एसीटोन है, और जो इसके लिए IR रीजन आ रहा है वो 17-15 सेंटीमीटर इनवर्स है। अगर हम क्या करें, इसी के साथ एक पर्टिकुलर ग्रुप किसमें लगा दे, कॉन्जुगेशन में, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देखो हम अगर इस ग्रुप की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में है तो इसका जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो लूज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर लूज हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर ड्यू टू कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो कहाँ से किससे कन्वर्ट हो जाएगी, वो डबल बॉन्ड से किसमें चल जाएगी, सिंगल बॉन्ड में। दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इम्प्लाइज जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो मतलब फोर्स कांस्टेंट भी क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। इम्प्लाइज आपके पास जो वेव नंबर है या जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस केस में जो वैल्यू आती है दैट इज 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, तो वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। फर्दर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, एसिटोफिनोन है, तो एसिटोफिनोन ये है आपके पास, तो इस केस में इट विल हैव COCH3। तो इस केस में भी क्या है, आपके पास क्या है, अब इस केस में क्या दोनों इफेक्ट काम करते हैं। जो फिनाइल रिंग होता है उसके पास होता है -I इफेक्ट, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है, तो उसके पास केस में हायर वेव नंबर आना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, इसके पास रेजोनेंस इफेक्ट भी है, क्योंकि जो बेंजीन है वो भी क्या शो कर सकती है, इसके साथ वो रेजोनेंस भी शो कर सकती है। तो ऐसे आपके पास एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर दोनों इफेक्ट काम कर रहे हो, रेजोनेंस इफेक्ट भी एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट भी, तो जो डोमिनेटिंग होता है वो होता है रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है वो इस टाइप से हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में हो जाएगी। इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, आपके पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी।
इम्प्लाइज जो फोर्स कांस्टेंट होता है, जो अमाउंट बताता है उसकी, वो भी क्या करेगा, डिक्रीज। इम्प्लाइज जो वेव नंबर है या जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी वैल्यू तक डिक्रीज होगी। तो इस केस में भी आते हैं 1693 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपके पास रीजन है कि आपके पास एज रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से एब्जॉर्प्शन बैंड क्या होता है, वो एक लोअर वैल्यू पे जाता है। नेक्स्ट जो केस आता है इसमें, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पढ़ा, अब उसमें जो सेकंड केस आता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो IR स्पेक्टर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लाइक हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके केस में प्रेजेंट होती है, अल्कोहल्स हो गए, या आपके पास फिनोल हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई, या अमीन्स हो गए। तो उस केस में किस टाइप से IR स्पेक्ट्रा वेरी करता है एंड अमीन्स, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो IR स्पेक्ट्रा होता है वो क्या जाता है, दैट टेंड्स टू अ लोअर वैल्यू। अब उसके अंदर आपके पास ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड लीड्स टू वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड, वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड। वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड इम्प्लाइज क्या आपके पास कि फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा, एंड इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होती है दैट शिफ्ट टू अ लोअर फ्रिक्वेंसी और लोअर वैल्यू। एब्जॉर्प्शन शिफ्ट towards the lower frequency और lower wave number। अब इसके अंदर जो हमारे पास जनरलाइजेशन आई है, सबसे पहली जनरलाइजेशन क्या है कि जितनी ज्यादा स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतने ज्यादा डाउनवर्ड शिफ्ट आता है एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी में। सो द स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग implies greater downward shift in absorption frequency। दूसरा क्या है, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हमारे पास दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर एज वेल इंट्रा। इंटर मतलब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन रही है, इंट्रा मतलब जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से आपके पास आते हैं ब्रॉडर बैंड्स, गिव्स ब्रॉडर बैंड, वाइल जो इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, इंट्रा molecular hydrogen bonding that gives the sharp and well defined peaks, sharp and well defined bands। so yeah, it is WELL। नेक्स्ट जो आपके पास है कि जो इंटेंसिटी होती है एब्जॉर्प्शन बैंड की, वो किस केस में, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन। सो the intensity of absorption band in case of intermolecular hydrogen bonding is concentration डिपेंडेंट। ये हमने पहले भी टॉपिक स्टडी कर लिया है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन डिल्यूट हो जाती है तो आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या नहीं आती, वो इंटेंस नहीं आती। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है। दैट मीन्स अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो आपके पास इंक्रीज आएगा इन दी इंटेंसिटी, एंड अगर आपके पास क्या होगा, डिल्यूशन होगी, सो डिल्यूशन की वजह से क्या होगा, देयर इज अ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड। सो यहाँ पर क्या है, अगर ये बात है, अब अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उस केस में कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं होता। सो नो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल ही होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट फोर्थ जो आपके पास यहाँ पर आता है, अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कि आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शिफ्ट ज्यादा आती है एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर। सो द डाउनवर्ड शिफ्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड in
case of intermolecular hydrogen bonding, then in intramolecular hydrogen bond। अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करेंगे, जो भी हमने जनरलाइजेशन अभी स्टडी की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, तो अल्कोहल और फिनॉल केस में जो आपके पास फ्री OH ग्रुप होता है, फ्री OH ग्रुप, उसके लिए जो आपके पास एब्जॉर्प्शन बैंड आना चाहिए, उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज फ्रॉम 3650 सेंटीमीटर इनवर्स टू 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। ये उसकी एग्जैक्ट रेंज होती है। बट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड OH ग्रुप होता है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड आती है वो आपके पास आती है फ्रॉम रेंज 3400 से 3200 के बीच में। ये क्या आती है आपके पास, एक एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर हमें शो होता है। तो एग्जैक्टली तो होनी चाहिए थी इतनी, क्योंकि फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है, बट अल्कोहल और फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस वजह से वो आपके पास जो ग्रुप है वो इन्वॉल्व होने की वजह से एक डाउनवर्ड शिफ्ट दिखाता है फ्रॉम दिस रीजन। सेकेंड केस है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट इज मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ RC≡OOH। तो ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है, नेक्स्ट जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके साथ क्या करता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देता है इस टाइप से। तो ये आपके पास किसकी फॉर्म में है, डायमरिक फॉर्म में, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में भी आपके पास क्या है, लार्ज स्ट्रेंथ होने की वजह से ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है मतलब ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये ज्यादा होती है, इस वजह से जो आपके पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड इसकी वजह से आपके पास जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो भी डिक्रीज होता है, और फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेव नंबर है वो भी क्या करेंगे, डिक्रीज। क्योंकि हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड की बात कर रहे हैं जो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से है, क्योंकि हमें बेसिकली जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें डिस्कस करना है कि जो हमें बताती है अबाउट दी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस केस में आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो किस टाइप से आती हैं। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की फॉर्म में आपके पास जो OH स्ट्रेचिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH भी है कार्बोक्सिलिक में, तो जो OH फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए स्ट्रेचिंग फाइब्रेशन कितनी हो जाएगी, 3000 से फ्रॉम 2500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो फ्री OH की अगर हम बात करें तो 3650 से 3600 के बीच में थी, लेकिन जैसे ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो उसकी आगे 3400 से 3200, और कार्बोक्सिलिक के केस में तो वो और भी डाउनवर्ड चली गई है फ्रॉम 3000 टू 2500, और यहाँ पर जो बैंड आता है दैट इज अ ब्रॉड बैंड। एंड यहाँ पर आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप होता है बेसिकली उसकी जो आपके पास आनी चाहिए वो एक्सपेक्टेड होती है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। इस पे एक आपके पास क्या आनी चाहिए, पीक आनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या आता है, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट कम्स आउट टू बी 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। और इन्हीं से ये कि हम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी बताते हैं कि अगर आपके पास एक ब्रॉड मतलब हम स्पेक्ट्रा देख रहे हैं उसके अंदर एक ब्रॉड बैंड आ रहा है इस रीजन में, और उसके साथ साथ आपके पास 1700 के रीजन में फिर एक पीक आ रहा है, तो वहां से आपको डायरेक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपके पास जो ग्रुप है वो क्या हो सकता है, इट में बी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। थर्ड जो आपके पास एग्जांपल इसमें हमने स्टडी करना है दैट इज अमीन्स, क्योंकि जो अमीन्स हैं उसी केस में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस केस में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो जो डाउनवर्ड शिफ्ट होती है वो भी कम ही होती है। एंड यहाँ पर जो एग्जैक्टली आपके पास ग्रुप होता है NH ग्रुप के लिए जो फ्री NH ग्रुप होता है उसके लिए जो वैल्यूज आती है फ्रीक्वेंसी की वो आती है आपके पास 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन आपके पास ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आएगी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस रेंज में वो आ जाती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डेड। और आपके पास ये क्या है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें किस केस की, दैट इज दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्री OH की बात करें, क्योंकि फ्री OH में 650 से 3600 थी, तो वहां से ये 3400 और 3200 की रेंज में आ गई। कार्बोक्सिलिक में ये और भी कम होगी, लेकिन यहाँ पर जो शिफ्ट है वो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये हमारे पास था सेकेंड केस अबाउट दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड हमारे पास जो आता है दैट इज दी वाइब्रेशनल कपलिंग। तो इस केस में क्या आपके पास कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके पास दो या दो से ज्यादा क्या है सिमिलर एटम्स प्रेजेंट होते हैं
सिमिलर एटम प्रेजेंट होते हैं एक सेंट्रल एटम पे, तो उस केस में जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट आती है अगर हम उसकी सिंपल आइसोलेटेड बॉन्ड फॉर्म की बात करें। और वो होता क्या है, दिस इज ड्यू टू दी वाइब्रेशन कपलिंग। तो वाइब्रेशन कपलिंग क्या होती है, इट इज ड्यू टू दी मैकेनिकल interaction between stretching of bond known as vibrational coupling। अब एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा ये। जैसे हम बात करते हैं एक फ्री CH ग्रुप की, हमारे पास जो एक आइसोलेटेड फ्री CH ग्रुप है, तो उस केस में आपके पास इट विल हैव ओनली वन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। बट अगर हम बात करते हैं CH2 ग्रुप की, तो उस केस में भी क्या आपके पास यही ग्रुप प्रेजेंट होंगे CH, तो उसमें आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे, इट विल हैव 2 CH ग्रुप, मतलब 2 CH बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन क्या हो गया, कॉमन हो गया है, और उसकी वजह से आपके पास 2 एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी आती है और दोनों की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट एज कम्पेयर टू फ्री आइसोलेटेड। तो क्योंकि CH ग्रुप है तो एक्सपेक्टेड ये किया जाता था कि फ्री आइसोलेटेड की जितनी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी ही इन 2 CH बॉन्ड में क्या नहीं चाहिए, प्रेजेंट। बट ऐसा नहीं होता, दिस इज ड्यू टू दी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की जो आपके पास 2 CH बॉन्ड होते हैं उनके अंदर डिफरेंट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है। उसको हम कैसे दिखाते हैं यहाँ पर, कि आपके पास जो CH है वाइब्रेशन वो कैसे होती है, यहाँ पर कोई भी आपके पास फर्दर ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो इसमें आपके पास एक तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग प्रेजेंट हो सकती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एंड एक इसमें क्या हो सकती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अभी मैं आपको शो करूंगी कैसे सिमेट्रिक है और किस टाइप से वो क्या है, एसिमेट्रिक है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दिस इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पर क्या है, जब हम बात करते हैं एसिमेट्रिक, तो एक बॉन्ड को तो हम करेंगे कॉम्प्रेस, दूसरे बॉन्ड को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच। इस केस में या तो हम दोनों बॉन्ड को स्ट्रेच ही करेंगे या कंप्रेस। तो लाइक यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को स्ट्रेच कर रही हूँ। तो इस केस में क्या आपके पास एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होने की वजह से और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होने की वजह से वी गेट 2 टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज। एंड इसी वजह से यहाँ पर जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होती है इट विल take place to a higher wave number. So absorption take place at a higher wave number. But जो सिमेट्रिक वाइब्रेशन होती है इसकी वजह से आपके पास जो एब्जॉर्प्शन आती है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस टू अ लोअर वेव नंबर। तो ये आपके पास क्या है, अबाउट दी वाइब्रेशन कपलिंग। सिमिलरली अगर हमारे पास CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा तो उसमें तो आपके पास कितने CH ग्रुप हो जाएंगे, 3 CH ग्रुप आएंगे, तो 3 एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा। वो भी डिपेंड करेगा कि उसमें जो वाइब्रेशन है वो सिमेट्रिक है या फिर एसिमेट्रिक है। सिमिलरली हम ये पढ़ते हैं फ्रॉम दी NH2 ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर 2 NH2 ग्रुप हो जाएंगे, NH ग्रुप। और अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो उस केस में आपके पास क्या है, जो वाइब्रेशन आते हैं दैट इज ड्यू टू एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो आज हमने अब स्टडी कर लिया है अबाउट दी फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज को, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को या वेव नंबर को। थैंक यू।